नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी चैनल में। तो हम लोग अब थर्ड सेमेस्टर का जो मेजर सब्जेक्ट है, उसका हम लोग सिलेबस देख चुके थे। ठीक है, इसमें आपको प्रमुख रूप से रीतिकाल ही पढ़ना है। ठीक है, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, उन्हें भी पढ़ना है और उनके जो दोहे हैं, जो पद हैं, उन्हें भी हमें देखना है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से आपके में जो कवि हैं, वो प्रायः रीतिकाल के ही हैं और रीतिकाल ही हमें आप इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, रीतिकाल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी रीतिकाल पे, तो ये सभी जो मैंने लिखे हैं बिंदु, ये सभी आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो रीतिकाल के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने इसके नाम दिए हैं अपने हिसाब से। इसका क्या समय रहा, क्या पीरियड रहा, वो जानेंगे। रीतिकाल में जो रीति शब्द है, इससे क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको जानेंगे। रीतिकाल के उदय की क्या पृष्ठभूमियाँ रहीं, उसे जानेंगे। और रीतिकालीन काव्य है, जिसे हम 3-4 भागों में बाँट सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीति इतर ये कहते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और रीति काव्य का प्रवर्तक कौन है, अर्थात इसको प्रारंभ किसने किया। रीतकाल की प्रवृत्तियां, विशेषताएं क्या-क्या हैं, इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को रीत काव्य का प्रवर्तक कौन, यहाँ तक पढ़ाऊंगा, ऊपर के सारे बिंदु मैं पढ़ाऊंगा। रीत काल की प्रवृत्तियां जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, और ये काफ़ी लॉन्ग रहेगा क्योंकि ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रीतिकाल के समय के बारे में जानते हैं। इसका समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक रहा है। संवत क्या होता है, संवत में अगर हम लोग 57 घटा देते हैं तो वो ईसवी सन बन जाता है। जैसे जब 57 आप 1700 में से घटा देंगे तो सन 1643 ईसवी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अभी 2025 चल रहा है, उसमें आप 57 ऐड कर देंगे तो वो संवत बन जाएगा। रीतकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। रीतकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और वो नाम किन किन व्यक्तियों ने दिए हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो रीतकाल को अंधकार काल त्रिलोचन जी ने कहा है। कलाकाल कहने वाले जो व्यक्ति हैं, वे हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा। इन 3 व्यक्तियों ने कलाकाल कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। अब रीतिकाल में रीति शब्द से क्या अभिप्राय है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, जो काव्य की हम लोग अगर संस्कृत साहित्य से लें बात को, तो उस समय काव्य की बहुत सारी रचनाएं होने लगी, बहुत सारे रचनाएं हो गई। तब फिर ये देखा गया कि अच्छा, ये काव्य की जो प्रमुख तत्व है, जो प्रमुख आत्मा क्या है काव्य की, जिसके वजह से काव्य काव्य हो पाता है। ठीक है, तो संस्कृत के कई आचार्य रहे, उन्होंने गहन चिंतन अध्ययन किया और 5 प्रमुख तत्व खोज निकाले। तो जो 5 व्यक्ति रहे, 5 आचार्य रहे, उन सभी ने अपने अपने व्याख्यान दिए कि ये जो तत्व है ये काव्य की आत्मा है। तो उनमें ये 5 तत्व हैं। पहला है रस, फिर है अलंकार, फिर है रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि। ठीक है, ये 5 हैं। इन सभी के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, उनके भी नाम आप देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रस के हैं भरत मुनि, अलंकार के हैं आचार्य भामा, रीति के हैं आचार्य वामन, वक्रोक्ति के हैं आचार्य कुंतक और ध्वनि के हैं आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, तो अब इसमें से हमें रीति पढ़ना है। रीति क्या है, रीति से अभिप्राय क्या है, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज जानी। तो वामन कहते हैं कि रीतिर आत्मा काव्यस, रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। तो ये चीज वामन कहते हैं, जो कि रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं। अब आइए देखते हैं रीति से क्या अभिप्राय है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि यह काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रीति क्या है, रीति संप्रदाय, आचार्य वामन,
ठीक है, तो वही चीज़ है। तो काव्य शास्त्र जिसमें काव्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य की आत्मा क्या है, रस, अलंकार, इन सब की जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो काव्य शास्त्र के ही अंतर्गत करते हैं। तो वो एक विषय हो जाएगी काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। इस संप्रदाय में काव्य की प्रमुख शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो रीति जो ये शब्द आया रीति काल, वो रीति बताया जा रहा है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो ये रीति है ये काव्य की कुछ शैलियां हैं। शैलियां हैं मतलब कि काव्य कैसा है, ठीक इसे देख के हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये काव्य ऐसा है। जैसे कि जो रीतियां हैं ये प्रमुख रूप से 3 हैं, वैदर्भी है, एक गौड़ी है और एक है। ठीक है, जो ये दोनों मुख्य हैं। तो जो वैदर्भी है इसमें जैसे मान लो कोई कवि है तो वो लिख रहा है सुंदर लिख रहा है, माधुर्य लिख रहा है, प्रेम पे लिख रहा है, श्रृंगार पे लिख रहा है, तो उसकी जो शैली होगी लिखने की वो हो जाएगी वैदर्भी। ठीक है, तो ये वैदर्भी रीति हो जाएगी, तो इसे कहते हैं। तो यही कुछ विद्वान मानते हैं कि रीति का अभिप्राय इससे है। लेकिन जो हमारे महान आलोचक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और इनके साथ अन्य भी कई आलोचक रहे, वे रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, किसी की नकल करना, किसी का अनुकरण करना। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्रीय या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गईं। अनुकरण की यह परंपरा या मानसिकता ही रीति कहलाई। ठीक है, रीति बन गई, जैसे क्या आप सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि ये तो रीति चली आ रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से अनुकरण करते हम लोग चले आ रहे हैं परंपरा का। इस अर्थ में रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। ठीक है, तो ये जितने भी रीति काल के आचार्य रहे, जितने भी कवि रहे, ये क्या किए हैं कि जो पहले काव्य शास्त्र लिखा गया, आचार्य दंडी हुए, आचार्य वामन हुए, आचार्य भामा हुए, आचार्य भरत मुनि हुए, ठीक है, तो इनके ग्रंथों को उठाया, पढ़ा और उसका हिंदी अनुवाद करके रख दिया। तो एक प्रकार से यह रीति मतलब परंपरा से इसकी नकल करते रहे, उसकी अनुकरण करते रहे। ठीक, तो इसीलिए इसे रीति कहा गया। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं। जैसे चिंतामणि क्या लिखते हैं कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। तो ये जो रीति की भाषा है, अच्छी भाषा है, इसे मैं बुद्ध के अनुसार वर्णन करता हूँ। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। तो जो अपनी अपनी सबकी रीति है उसी के अनुसार काव्य है, उसी के अनुसार कवि की अपनी एक परंपरा है। तो ऐसे ही काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो। भिखारी दास जी कहते हैं कि जो एक काव्य की परंपरा है ये मैंने अच्छे कवियों से सीखी है। रीत काल के उदय की पृष्ठभूमि व कारण। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी लेता है कि रीत काल के उदय की क्या परिस्थितियां रहीं, क्या पृष्ठभूमि थी। तो साहित्य अपने समय तथा स्थान की परिस्थितियों से अनिवार्यता प्रभावित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साहित्य किससे बनता है, तो साहित्य जो आम नागरिक हैं, जो उस समय का वातावरण है, जो उस समय की प्रमुख समस्याएं हैं, उसको लेकर ही वही चीज साहित्य बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसके जो प्रमुख कारण रहे वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी, जिससे युद्ध ना के बराबर होते थे। उस समय क्या था, जो केंद्रीय सत्ता थी वो मुगल की थी। मुगल ने काफी क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था और चूंकि केंद्रीय सत्ता थी तो सभी जितने भी आस पड़ोस के भी राजा या जो भी थे लोग, ठीक, वो भी उनसे युद्ध नहीं करते थे। तो उस समय युद्ध नहीं होते थे ज्यादा। ठीक है, और चूंकि दरबारी जो परिवेश है उसमें दो प्रकार के ही भाव आ सकते हैं, या तो वीरता होगा या तो श्रृंगार होगा। ठीक है, तो चूंकि वीरता का तो कोई वो था ही नहीं क्योंकि युद्ध होते नहीं थे, तो प्रमुख रूप से जो बचा वो श्रृंगार रहा, जो कि उसी के वही केंद्र में आया कविताओं के। तो इसीलिए श्रृंगार ज्यादा इस काल में लिखा गया। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। ठीक है, इस समय क्या था, सामंत थे और किसान थे। सामंत लोग अपनी जमीन को किसानों को देते थे बोने के लिए। ठीक है, तो ये
अमीर लोग हो गए थे, ठीक है, और इन्हें श्रम करना नहीं पड़ता था, ठीक है। तो चूंकि अमीर थे तो इनको काम रहता नहीं था कोई, तो इन लोगों के अंदर रुचियों का विकास होता गया। तो रीत काल में एक ऐसी ही रुचि विकसित हुई और राजा व सामंत चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों। ऐसी स्थिति में रीत काल के कवियों के एक वर्ग ने यह दायित्व संभाला। उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया तथा फिर उस सिद्धांत या लक्षण को राजा को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रची। यह परंपरा लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती है। अभी आगे आएंगे तो आपको इसके बारे में फिर पता चलेगा जब मैं आपको रीतिबद्ध काव्य धारा पढ़ाऊंगा। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं तथा उनमें विरह की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्तक काव्य परंपरा का अभूतपूर्व विकास भी इस काल में होने लगा। आप इस काल में देखेंगे तो आपको जो खंड काव्य है, महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसमें छोटे छोटे दोहे, अब छोटे छोटे दोहे या पद क्यों लिखे जाते थे, इसका भी एक प्रमुख कारण ये रहा क्योंकि ये जो भी जितने भी कवि थे, जितने भी आचार्य थे, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि राजा को प्रसन्न करना, ठीक है। अब राजा को तो आप जैसे 2 पंक्तियों में प्रसन्न कर लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो है नहीं कि आप बैठ गए तो पूरी खंड काव्य आप सुना दिए उनको, इतना समय तो राजाओं के पास रहता नहीं था। तो इसीलिए जितने भी जैसे बिहारी को ले लीजिए आप, तो वो अपने 2 ही पंक्तियों में, दोहे के 2 ही पंक्तियों में क्या चमत्कार भरते थे, इसी प्रकार के सभी कवियों में आपको देखने को मिलेगा। रीत काल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना 2 रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। एक काव्यधारा ऐसी है जो दरबारों में रहकर भी दरबारीपन तथा रीतिवाद से मुक्त है, जिसे रीति मुक्त काव्यधारा कहा गया। दूसरी धारा उन कवियों की है जिन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं जैसे शिवाजी, गोविंद सिंह, छत्रसाल आदि के बाद दरबार में रहकर कविता लिखी। इन कविताओं को रीत इतर काव्य में रखा जाता है। रीत काल में दरबारों के बाहर भी कविता रची जाती रही है। रीत काल की गैर दरबारी कविता में प्रायः 2 परंपराएं आती हैं, एक तो नीति काव्य तथा दूसरा भक्ति काव्य। एक हो गया जो दरबार के अंदर रचनाएं होती थी, एक हो गया जो दरबार के बाहर समाज में रचनाएं होती थी, तो उसके अंतर्गत नीति काव्य है, भक्ति काव्य है, ये भी रचनाएं दिखती हैं। भक्ति काल में ही कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य शास्त्र में रुचि ली, क्योंकि इनके लिए भक्ति के साथ साथ काव्य यश का भी महत्व था। ऐसे कवियों में नंददास अग्रणी थे। इन्होंने 1560 के आसपास रसमंजरी लिखी, ठीक है। तो कुछ जो कवि थे वे चाहते थे कि उन्हें धन तो प्राप्त हो पर साथ साथ उन्हें यश भी प्राप्त हो, ठीक है। इसीलिए नंददास जैसे कवि हुए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने काव्य शास्त्र लिया, ठीक है। काव्य शास्त्र के तर्ज पे उन्होंने अपनी अपनी दी, जैसे रस मंजरी में उन्होंने रस के बारे में लिखा, ठीक है। तो इससे उन्हें जो जो लोग भी पढ़ेंगे उससे इनको यश प्राप्त होगा। रीतकालीन काव्य का वर्गीकरण। अब रीतकालीन काव्य को कितने भागों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं, इसका यहाँ पे एक सारणी दी गई है। रीतिबद्ध काव्य पहला हो गया। दूसरा हो गया रीतिबद्ध काव्य को ही लक्षण ग्रंथ परंपरा और आचार्य कवि परंपरा भी कहते हैं। रीति सिद्ध काव्य हो गया, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी लाल हैं और रीतिबद्ध के जो हैं वो केशव दास और पद्माकर हैं। ये तीनों कवि आपको पढ़ने हैं, केशव, पद्माकर, बिहारी। रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं घनानंद, इन्हें भी आपको पढ़ना है। रीत इतर काव्य भी एक होता है, प्रमुखता तो ये 3 ही हैं, लेकिन एक और भी है रीत इतर काव्य, जिसमें एक दरबारी कविता है, एक गैर दरबारी कविता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। दरबारी कविता में वीर काव्य आता है और गैर दरबारी कविता में नीति काव्य एवं भक्ति काव्य आता है। तो अब रीतिबद्ध काव्य और रीति सिद्ध, रीति मुक्त ये क्या है, आइए इनको देखते हैं। यह काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, ठीक है। अब लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत से कोई ग्रंथ उठाया, ठीक है। चूंकि वो संस्कृत में था, कठिन था, राजाओं को समझाना मुश्किल होता था, तो वो क्या किए, वहां से वो संस्कृत का पद उठाए
ठीक है। तो वो तो एक लक्षण हो गया, जैसे मान लीजिए दोहा आ गया या चौपाई छंद है मान लीजिए, ठीक है। तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है, ये चीज संस्कृत में होती थी। अब इसके जो लक्षण, चौपाई छंद के लक्षण जो बताने होंगे, ठीक है, लक्षण ग्रंथ उन्हें ही कहते हैं। तो उसको अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में अनुवाद करके वो लिखते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, वो जो लक्षण था चौपाई का, जो अभी मैंने आपको बताया कि 4 चरण होते हैं ये, ठीक है। तो उसको उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। फिर अब उस लक्षण को समझाने के लिए कि ये 4 चरण होते हैं, इतनी मात्राएं होती हैं, ठीक, अंत में 2 गुरु होते हैं, इसको समझाने के लिए उन्होंने अपनी अपने बुद्धि के अनुसार कविता रची। ठीक, जैसे 4 चरण होते हैं, तो 4 पंक्तियों की कोई चौपाई लिख के वो राजा को सुनाते थे पहले। फिर कहते थे कि देखिए महाराज, इसमें ये 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में इतनी इतनी मात्राएं हैं, तो इसे ही चौपाई कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता था। तो ठीक है, तो यही है। इस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। चूंकि इस धारा के कवियों ने ज्ञान को सरस तथा सरल रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता था। आचार्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने लक्षण दिए, ठीक है, क्योंकि नकल करके दिए या अनुकरण करके दिए, लेकिन आचार्य तो ये हुए। आगे हम चर्चा करेंगे कि इन्हें आचार्य पूर्ण रूप से माना जाए या ना माना जाए, इसकी भी कुछ कसौटियां हैं। तो और कवि किस लिए कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा ही उस लक्षण को समझाने के लिए कविताएं भी रची, इसीलिए ये आचार्य और कवि दोनों टाइटल से इन्हें नवाजा जाता है। केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारी दास, मतीराम आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आपको केशवदास सबसे पहले पढ़ना है, फिर बिहारी पढ़ना है, ठीक है, मतीराम भी पढ़ना है, भूषण पढ़ना है, सेनापति पढ़ना है, देव पढ़ना है, भिखारी दास को पढ़ना है और पद्माकर को पढ़ना है। ये 8 कवि आप लोगों को पढ़ने हैं, और घनानंद भी पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको 8 कवि पढ़ने हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। रीति सिद्ध काव्य, अब रीतिबद्ध आप लोग समझ गए ना। अब रीति सिद्ध में क्या है कि रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। मतलब जो ये रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं, इसमें जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत है, जो लक्षण है, ठीक है, तो उसको तो उन्होंने, जैसे ये लोग क्या करते थे रीतिबद्ध वाले, वहां से उठाया चौपाई छंद की पंक्ति, अपनी बुक ली एक, उसमें लक्षण लिखा पहले, सबसे पहले तो, फिर उसके नीचे उसका उदाहरण अपने आप बना के कोई कविता लिख दी। और रीति सिद्ध वाले क्या करते थे, ये लक्षण से इन्हें मतलब नहीं रहता था, ये लक्षण नहीं लिखते थे, ये हाँ उसको ध्यान रखते थे कि हाँ 16 मात्राएं हैं और 4 चरण हैं, वो याद रखते थे अपने मन में, और उसी पर ये केवल कविताएं लिखते थे। तो समझ गए ना। तो काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने केवल कविताएं लिखी। राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में हैं, वे इस काव्य धारा में भी हैं। बिहारी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त काव्य क्या है? यह काव्य धारा रीति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर रीतिवाद का पालन करने को तैयार नहीं है। दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम को पालन करने वाले कवि हैं। इन्हीं कवियों की परंपरा को रीति मुक्त काव्य कहते हैं। इन्होंने ना ही लक्षण को ध्यान दिया, ना ही इन्होंने उदाहरण ध्यान दिया, इनका जो मन किया वो इन्होंने लिखा। ठीक है, इनको जो अनुभूति हुई, जो इन्होंने अनुभव किया, वही इन्होंने अपने काव्य में लिखा, उतारा। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये भी आते हैं। रीत इतर काव्य, जो काव्य उपरोक्त 3 परंपराओं से अलग है, उसे रीत इतर काव्य कहते हैं। इसमें एक धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में भूषण, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। एक और धारा भक्ति काव्य की है। दरअसल भक्ति काव्य भक्ति काल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, थोड़ी बहुत मात्रा में रीत काल में भी लिखा जाता रहा। अंतिम धारा नीति काव्य की है।
इसमें नीति के कथन स्वतंत्र रूप से कहे गए हैं। भक्ति काल तक भी नीति कथन कविता में आते थे और वहां वे धर्म से जुड़कर आते थे। इस काव्य धारा में ये कथन पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। वृंद तथा गिरधर कविराय इसके प्रमुख कवि हैं। तो ये हो जाएगा। अब रीत काव्य के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो 2 टॉपिक आपके बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि रीत काव्य का प्रवर्तन किसने किया, किस कवि से हम लोग माने कि रीति काल का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए संवत 1600 से 1700 तक का काल। मैंने अभी आपको बताया कि संवत 1700 से 1900 तक, ठीक है, इतने तक रीतिकाल माना जाता है। लेकिन 100 साल और ले लीजिए आप, संवत 1600 से 1700 तक का काल जो है वो प्रस्तावना काल है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बन रही थी, धीरे धीरे काव्य भक्ति काल को छोड़ के रीत काल में प्रवेश कर रहा था। ठीक है, तो ये प्रस्तावना काल आप मान सकते हैं। फिर 1700 के 1900 तक इसका विस्तार काल आप मान सकते हैं। तो रीत काव्य के प्रवर्तक के प्रश्न पर जितने भी साहित्य इतिहासकार रहे वो एक मत नहीं हो पाए। ठीक है, मतैक्य का अभाव रहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वे रीत काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को मानते हैं। उन्होंने 1571 में अपना रस निरूपण संबंधी ग्रंथ हित तरंगिणी रचा। ठीक है, तो उन्होंने 1571 में लिख लिया, इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद जी इन्हें मानते हैं। लेकिन अन्य जो भी कुछ इतिहासकार हैं वे नंददास को कहते हैं कि इन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने 1560 ईस्वी के आसपास अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रसमंजरी लिखी। ठीक है, तो कुछ कवि कहते हैं कि कुछ साहित्य इतिहासकार कहते हैं कि नंददास को मानना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आचार्य केशव को मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 1601 ईस्वी में कविप्रिया की रचना की। इसके विपरीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दावा किया है कि रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानना उचित होगा, जिन्होंने संवत 1700 में अपने लक्षण ग्रंथों काव्य विवेक, काव्य प्रकाश तथा कविकुल कल्पतरु की रचना की। अब किसे माना जाए ये तो काफी इसमें वो है, लेकिन यदि काल की दृष्टि से देखें तो नंददास और कृपाराम ये तो आरंभिक प्रस्तावक हैं रीति काव्य परंपरा के। किंतु एक तो ये दोनों कवि भक्ति काल के भीतर हैं, जो नंददास हैं और कृपाराम हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, इनका समय उसी काल में आता है। और दूसरे, इनके यहाँ रीति परंपरा सिर्फ सांकेतिक रूप में उपलब्ध है, वृहद रूप में नहीं। तो ये 2 कारण हैं जिनके वजह से नंददास और कृपाराम को तो हम लोग रीति काल का प्रवर्तक नहीं मान सकते। अब बचे 2 लोग, केशव और चिंतामणि। तो इनके संबंध में आचार्य शुक्ल और आचार्य नगेंद्र इन दोनों जी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव को नहीं, चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक माना जाए। अब उसका ये कारण भी बताते हैं। ये कहते हैं कि केशव तो अलंकारवादी आचार्य हैं, ठीक है, लेकिन जो ये आगे की रीत काल की परंपरा है ये रसवादी रही है, ना कि अलंकारवादी। चिंतामणि त्रिपाठी से रसवादी परंपरा साफ तौर पर दिखाई देने लगती है, इसीलिए कहते हैं कि चिंतामणि को माना जाए। केशव ने अपने लक्षण ग्रंथों में काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया है। चिंतामणि ने परवर्ती सरल रचनाओं को आधार बनाया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि चिंतामणि ने जो बाद के परवर्ती आचार्य रहे, जो सरल रचनाएं रहीं, उनको आधार बना के आगे उन्होंने बढ़ाया है। केशव ने कविप्रिया की रचना चिंतामणि से काफी पहले की, इसमें संदेह नहीं, किंतु केशव के बाद यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। चिंतामणि के समय तक कवियों की रुचि लक्षण ग्रंथ परंपरा में ज्यादा हो गई थी, इसलिए यह परंपरा नैरंतर्य के साथ बढ़ने लगी। तो केशव ने जब लिखा था उसके बाद 50-60 साल का अंतराल हो गया। उस 50-60 सालों में किसी ने उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जब से चिंतामणि ने वो परंपरा पकड़ी तब से वह निरंतर बढ़ती रही। तो ये 3 प्रमुख कारण आचार्य शुक्ल जी ने बताए। डॉक्टर नगेंद्र इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि केशव को ही रीतकाल का प्रवर्तक माना जाए। रीतकाल परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही है, किंतु केशव ने संकीर्ण अर्थ में अलंकारवादी नहीं थे, व्यापक अर्थ लिया। वो मानते थे
कि अलंकार जो है उसी के अंदर रस, छंद और ये सब चीज़ उसी के अंदर आ जाती है, क्योंकि अलंकार जो है वो काव्य का भूषण है, काव्य को सजाने का एक ज़रिया है। ठीक है, तो ये नगेंद्र जी ये बताते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो केशव का अलंकारवाद था वो रसवाद का विरोधी नहीं है। फिर दूसरा क्या बताते हैं, जो खंडित करते हैं कि यह ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा अविच्छिन्न रूप से केशव दास के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा में प्रवाह 1650 ईस्वी के आसपास दिखना शुरू हुआ। किंतु यह ना तो केशवदास का दोष था और ना ही चिंतामणि की योग्यता। इसका कारण सिर्फ यह था कि चिंतामणि के समय तक कवि रुचि तथा जन रुचि लक्षण ग्रंथों के अनुकूल नहीं हो गई थी, उनके मतलब अनुकूल हो गई थी। इसे केशव दोष का दोष न मानकर उनके प्रवर्तन होने को खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये था। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे। तो आप केशवदास, या अगर प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसे प्रवर्तक आचार्य माना जाए, कारण सहित उत्तर दीजिए, तो आप अच्छे से दोनों लोगों का लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब जो प्रवृत्तियां बचती हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।